डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही दिन के वेट के बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक एडोलेसेंस के बारे में। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम पहले ये चैप्टर खत्म कर दो, इसीलिए मैंने क्रैश कोर्स को थोड़ा रोक कर बाकी के जो पेंडिंग चैप्टर्स है उनको मैं पहले कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, टाइम टेबल को लेकर, एग्जाम के पैटर्न को लेकर बहुत ज्यादा केओस मचा हुआ है सभी जगह पर। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा स्केड्यूल भी एकदम ऐसे बिजी हो गया है, इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। बट फिर भी आप लोगों के लिए कुछ भी मैं जितना हो सके उतना, रात को 12 बजे के बाद, सुबह 5 बजे, जब टाइम मिलता है मैं रिकॉर्डिंग करने की, मैं और अजय सर दोनों हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपके लिए हम प्रिपेयर करके प्रोवाइड कर सके। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके न्यू टॉपिक एडोलेसेंस के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव टॉपिक है। इस टॉपिक में एक्चुअली समझाने जैसा कम और बातचीत करने जैसा ज्यादा है। एडोलेसेंस मतलब क्या होता है? जब बच्चे बड़े होते हैं, व्हेन द किड्स आर इन द ग्रोइंग एज, उस एज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस, यानी कि टीन एज। टीन एज मतलब क्या होता है? 13 साल से लेकर 19 ईयर्स तक के बच्चे, ये एडोलेसेंस होते हैं। ओके, देखो चलो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, बाकी बीच बीच में तो मैं अपना एक्सप्लेनेशन देती रहूंगी। तो एडोलेसेंस का लिटरल डेफिनेशन यानी कि टेक्स्ट बुक में क्या बोला गया है? It is the period of beginning with the appearance of secondary sexual characters। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि adolescence के पीरियड में आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखना स्टार्ट होते हैं। सो इट इज द पीरियड ऑफ बिगिनिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? मेल में मुस्टैचेस आना स्टार्ट हो जाती है, बियर्ड्स आना स्टार्ट हो जाती है, एडम्स एप्पल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फीमेल में ब्रेस्ट ग्रोथ होती है, उनकी वॉइस की पिच हाई हो जाती है, और मेल और फीमेल दोनों में हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखती है, जैसे कि अंडर आर्म्स में, प्यूबिक रीजन में। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कब स्टार्ट होते हैं? और फीमेल का और एक सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी कैरेक्टर कौन सा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कब स्टार्ट होते हैं किसी भी ह्यूमन में, मेल हो या फीमेल हो? एडोलेसेंस के पीरियड में। So it is the period in which beginning of secondary sexual character starts and the termination with cessation। cessation मतलब क्या होता है? स्टॉप करना। cessation मतलब क्या होता है? स्टॉप करना या इनहिबिट करना। मतलब इस पीरियड में स्पेसिफिकली आपकी बॉडी की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है, आपकी बॉडी की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विजिबल होकर दिखाई देता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट एडोलेसेंस। अगर आपको एडोलेसेंस का डेफिनेशन पूछा गया तो यू कैन से that it is a period where secondary sexual characters begin to appear and the body growth stops or cessation of the body growth takes place. Okay, it can also be regarded as a transitional stage of physical and mental development of child। मतलब क्या बोला गया है यहाँ पर हमको कि ये जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इस उम्र में बच्चों का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? शारीरिक बढ़ना, शारीरिक तरीके से बढ़ना, बॉडी में अलग अलग चेंजेस होना। और मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है? आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ना। सो दीज आर फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस अकरिंग बिटवीन प्यूबर्टी एंड द लीगल अडल्टहुड। देखो ये सारे चेंजेस कौन से एज से दिखाई देते हैं? प्यूबर्टी की एज से। प्यूबर्टी मतलब क्या होती है? टीनेज एंटर करना। देखो पहली से लेकर मतलब पहले साल से लेकर 12वें साल तक, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर, 11 ईयर, 12 ईयर, ये सारे आपके नॉर्मल ईयर्स होते हैं। मतलब यू आर स्टिल कंसिडर्ड एज चाइल्ड। लेकिन जब आप 13 ईयर में एंटर करते हो, देखो 13, जब आप 13 साल के होते हो, व्हेन यू आर 13 ईयर्स ओल्ड, 13 के एंडिंग में क्या आता है? टीन। टीन मतलब अब आप बच्चे नहीं रहे हो, नाउ यू आर बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल अडल्ट। अब आप धीरे धीरे करके अडल्ट बनने जा रहे हो। तो 13 से लेकर 19 का जो एज होता है, ये सबसे ज्यादा चेंजेस देखे जाते हैं बच्चों के बॉडी में। 13 साल से लेकर 19 साल की उम्र में बच्चों के बॉडी में फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसी पीरियड को हम बोलते हैं, या इस फेज को हम बोलते हैं एडोलेसिंग फेज। ओके, एडोलेसेंस यानी अडल्ट बनने वाली प्रक्रिया, अडल्ट बनने वाला फेज। तो ये यूजुअली कौन से एज ग्रुप में देखा जाता है? इट अकर्स बिटवीन प्यूबर्टी एंड लीगल अडल्टहुड। लीगल अडल्टहुड अपनी कंट्री में कितना है? 18 ईयर्स। ओके, तो बिटवीन 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 10 साल से लेकर 19 साल के बीच का जो पीरियड है, अप्रोक्सीमेटली एवरेज वो बताया गया है। हर एक कंट्री का लीगल अडल्ट एज अलग अलग है। जैसे इंडिया में 18 साल के बच्चों को अडल्ट बोला जाता है,
यूएसए में 16 इयर्स के बच्चों को अडल्ट बोला जाता है। ऐसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग अडल्टहुड का एज होता है, डिपेंड्स कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर बच्चों की ग्रोथ कैसे हो रही है, फिजिकल ग्रोथ कैसे हो रही है, मेंटल ग्रोथ कैसे हो रही है, सारे पैरामीटर्स मैटर करते हैं। ओके, तो हियर इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर, इधर ना एन आएगा, इधर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो हियर इस एज में जब बच्चा 10 साल से लेकर 19 साल के बीच की एज में एंटर करता है, तो उसको अब हम बच्चा नहीं बोलते हैं। द इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट ही इज बिकमिंग एन एडल्ट, ही और शी इज बिकमिंग एन एडल्ट। देखो ये 10 साल से लेकर 19 साल की जो एज होती है, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो अब बच्चे नहीं कहलाते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से अडल्ट भी नहीं कह सकते उनको, वो अडल्ट बनने वाली प्रक्रिया में है, वो बड़े हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से अडल्ट बने नहीं है। ओके, ऑल राइट, आगे देखिए क्या बताया गया है। अडोलेसेंस इन फैक्ट इज अ फेज। अडोलेसेंस को आप ऐसे कोई भी टाइम लिमिट से डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम एक फेज बोल सकते हैं। बोलते हैं ना लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं, हैप्पी फेज, सैड फेज, ग्रोइंग फेज। तो अडोलेसेंस ये एक फेज है, हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट टाइम है। इट इज अ फेज रादर देन अ फिक्स टाइम पीरियड इन द लाइफ। सबकी लाइफ में ये फेज अलग अलग टाइम पे आता है। कोई 11 साल से, मतलब किसी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, किसी के अंदर 13 साल की उम्र से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो सबकी इंडिविजुअल बॉडी का न्यूट्रिशन, इंडिविजुअल बॉडी का एनवायरनमेंट सबका अलग अलग होता है। तो इसको हम फिक्स्ड ऐसे स्टैंप लगा के नहीं बोल सकते कि 10 साल से ही तुम्हारा प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगा। इट इज अ फेज, ये एक फेज है जो हर एक इंडिविजुअल के साथ अलग अलग टाइम पीरियड पे आता है। इट इज अ फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेनी फ्रंट्स यानी कि मेनी चेंजेस। तो इस फेज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइक सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। मतलब प्यूबर्टी के एज में नाउ यू आर बिकमिंग लिटिल सेक्सुअली मैच्योर। धीरे धीरे करके आप अडल्ट होते जा रहे हो, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन बनना स्टार्ट होंगे, मतलब अडल्ट हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं अडल्ट अल्डोस्टेरॉन। धीरे धीरे करके फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला फेज आएगा। तो धीरे धीरे करके आप सेक्सुअली मैच्योर होते जा रहे हो। ओके, मेंटल डेवलपमेंट। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम 10 साल के पहले भी क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होना जरूरी है। बिना रिलीज ऑफ ओवा के प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो ये जो प्यूबर्टी का एज होता है 10 साल से लेकर 19 साल तक का एज, दिस एज इज कंसिडर्ड टू बी एन अडल्टिंग एज। ओके, और इस एज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, फिजिकल मैच्योरिटी, मेंटल डेवलपमेंट, अडल्ट आइडेंटिटी। इस एज में हर एक बच्चे के अंदर ये नया उत्साह, नया उल्लास पैदा होता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ प्रूव करके दिखाना है। एंड इट इज ऑल्सो फेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल डिपेंडेंट टू रिलेटिव इंडिपेंडेंस। ये जो 10 साल से 19 साल तक का जो फेज होता है ना बच्चों का, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। इस फेज में हमको पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना अच्छा नहीं लगता है। मतलब जैसे जैसे आप 16 साल, 17 साल, 18 साल के होते जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि अब आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए। बट याद रखो, हमेशा एक चीज याद रखो, फ्रीडम ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी फ्रीडम आपको मिलेगी उतनी ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तो ये जो एज होता है, यहाँ पर आप कोशिश करते हो कि आप इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वावलंबी, यानी कि खुद के ऊपर आप डिपेंड करो, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत ना पड़े। तो ये वो फेज है जहां पर बच्चों को ऐसा लगता है कि हमको अब इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आगे हमको नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है। अडोलेसेंस के अलग अलग स्टेजेस देखे जाते हैं। अडोलेसेंट्स आर डिफाइंड एज इंडिविजुअल, ये यहाँ पर adolescents are defined as individual from 10 to 19 ईयर एज ग्रुप। इस साल आपका टेक्स्ट बुक नया आया है, इस वजह से बहुत सारे टेक्निकल एरर्स देखने को आपको मिलेंगे, पर कोई बात नहीं, मैं तो हुई आपको एरर्स क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर वापिस से अडोलेसेंस, ये टॉपिक में ना बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट की है, तो हम फटाफट देखेंगे। तो अडोलेसेंट एज का टाइम पीरियड कौन सा बताया गया है? 10 ईयर्स टू 19 ईयर्स एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं इनको हम अडोलेसेंट बोलते हैं। अडोलेसेंट मतलब कि इंडिविजुअल, जो बच्चे हैं जो 10 साल से 19 साल की एज के बीच में आते हैं उनको हम अडोलेसेंट बोलते हैं। ओके, मतलब इंडिविजुअल्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स नेशनल यूथ पॉलिसी डिफाइंस अडोलेसेंट्स एज 13 टू 19 ईयर्स। यही मैं आपको पहले बोल रही थी, पहले भी मैं यही बोल रही थी ना कि इंडिया में 13 से 19 साल के बच्चों को हम अडोलेसेंट बोलते हैं। अडोलेसेंट यानी कि बढ़ते बच्चे, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो रहे हैं, जो सोशली मैच्योर हो रहे हैं। ओके, तो अडोलेसेंट्स आर डिफाइंड एज
किड्स ऑफ 13 to 19 ईयर्स, टीनेजर्स को हम एडोलेसेंट बोलते हैं. Adolescence is divided in 3 stages. First is early stage, second is middle stage, and the third one is late stage. Okay, so let us discuss about these 3 different stages in detail. सबसे पहला स्टेज कौन सा है? अर्ली स्टेज. तो अर्ली स्टेज का टाइम कौन सा बताया गया है? 10 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, 10 साल से लेकर 14 साल के एज के जो बच्चे होते हैं, उनको हम बोलते हैं दे बिलोंग टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडोलेसेंस. मतलब ये अर्ली पीरियड के बच्चे हैं. The changes include beginning of the appearance of secondary sexual characters. ये जो 10 साल से 14 साल के बच्चे होते हैं, मतलब 8th 9th 10th के जो बच्चे होते हैं, इनकी बॉडी में आपने देखा होगा, मतलब अभी आप बड़े हो गए हो, अभी आप 18 19 साल 17 18 साल के बच्चे हैं, तो आप खुद याद करो कि जब आप 10 साल 11 साल 12 साल के थे, मतलब जब आप 7th 8th 9th में थे, तो अचानक से आपकी बॉडी की हाइट बढ़ रही थी, अचानक से आपके अंदर नए नए फिजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे थे. तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ये जो फर्स्ट पीरियड होता है ना, अर्ली पीरियड, यहाँ पर ज्यादातर सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखना स्टार्ट होते हैं. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. क्या देखा जाता है इस फेज में? ग्रोथ रीचेस टू इट्स पीक, मतलब सबसे ज्यादा हाइट इसी फेज में बढ़ती है, 10 से 14 साल के बीच में. रैपिड फिजिकल ग्रोथ, आपकी हाइट, आपकी बॉडी, आपका वेट, सब कुछ बढ़ता है इस एज में, क्योंकि ये बढ़ती उम्र है. दिस इज द मैच्योरिंग एज. कॉन्क्रीट थिंकिंग, डिफाइनिंग बाउंड्रीज ऑफ डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस. कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब क्या होता है कि अब आप कोई भी चीज 2 बार सोच समझ के डिसाइड करते हो. जब आप 8वीं 9वीं 10वीं में चले जाते हो, तो अब आपको गुड और बैड के बीच में डिफरेंस समझ में आने लगता है. अब आपको अच्छी संगत और बुरी संगत के बीच का डिफरेंस समझने लगता है. तो आप कुछ भी चीज सोचे बिना नहीं करते हो. अब आप पहले कैसे, जब आप 5वीं 6वीं में रहते हो, आपको कोई खिलौना चाहिए तो आप रोड पे ही बैठ के रोने लग जाते हो, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए. लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आप अब अपना दिमाग यूज कर रहे हो, आप कॉन्क्रीट, आप पेरेंट्स की सिचुएशन समझते हो, आप खुद की सिचुएशन समझते हो, अब आप सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए फिर डिसीजन लेते हो. तो कॉन्क्रीट थिंकिंग ये फेज है जो अर्ली पीरियड के बच्चों में देखा जाता है. फिर अलग अलग बाउंड्रीज डिसाइड करना कि मुझे किन चीजों के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड करना चाहिए और किन चीजों के लिए नहीं. जैसे खुद का काम, सुबह उठ के बैग पैक करना, अपने शू लेसेस खुद बांधना, स्कूल से आने के बाद शूज को जगह पे रखना, बुक्स को इधर उधर फैला के नहीं रखना. जब आप छोटे बच्चे रहते हो तो आप कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, जैसे जैसे आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ती जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जाती है. तो अब आप अपना काम खुद करना सीखना स्टार्ट करते हो. सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब खुद के बारे में समझना. जब आप छोटे रहते हो तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, ड्राइंग बनाना, गाना गाना, कभी पायलट बनने का मन करता है, कभी ट्रेन ड्राइवर बनने का मन करता है, कभी सोचते हैं कि डांसर बनेंगे, कभी सोचते हैं कि आगे जाके इंजीनियर बनेंगे. मतलब कुछ एक फिक्स डिसीजन नहीं रहता है. लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आपके अंदर मेंटल मेच्योरिटी आती है, आप अपने बारे में ज्यादा समझने लगते हो कि आप किस चीज में खुश होते हो, आप अपने बारे में एक्सप्लोर करते हो. यू फेस self exploration. So self exploration is one of the very important phase which takes place in early period. Developing body image, अपनी बॉडी को समझना, उससे प्यार करना. डेवलपमेंट ऑफ इंटेंस फ्रेंडशिप, इस एज में आपकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब आप सोच समझ के दोस्त बनाते हो. लेकिन कभी कभी कुछ डिसीजन गलत होने की वजह से गलत संगत के भी दोस्त बन जाते हैं. तो कोई बात नहीं, आगे जाके आपको अपनी गलती समझ में आती है और आप अपना फ्रेंड सर्कल टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हो. पर इस एज में जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है. तो इसीलिए हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए. सीकिंग टू काउंटर इंस्टेबिलिटी एंड इवोल्यूशन, मतलब क्या बोला गया हमको इधर पे कि इस एज में आपको ज्यादा से ज्यादा, मतलब कोई अगर आपको जज करेगा, कोई अगर आपके बारे में कुछ भी टिप्पणी देगा तो आपको अच्छा नहीं लगता है. तो यहाँ पर आपका मेंटल स्टेटस थोड़ा सा इनस्टेबल भी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा अनस्टेबल, इंस्टेबिलिटी ये लिखा है पर अनस्टेबल आना चाहिए. तो थोड़ा सा इस फेज में इंस्टेबिलिटी या अनस्टेबलनेस देखा जाता है, जहाँ पर आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा. अगर मम्मी बोलेगी कि देख अपने पड़ोसी के मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, तूने क्यों अच्छे मार्क्स नहीं लाए, तो ये सारी चीजों को लेकर थोड़ा चिड़चिड़ापना स्टार्ट हो जाता है. मेंटल मेच्योरिटी तो आती है, लेकिन साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्यों कंपेयर कर रहे हो आप दूसरे के साथ. तो वो इस एज में देखा जाता है कि आपको कंपेरिजन करने से बहुत गुस्सा आता है. ओके, फिर नेक्स्ट पीरियड है मिडिल पीरियड. नेक्स्ट पीरियड कौन सा बताया गया हमको? मिडिल पीरियड, मतलब 15 से 17 साल के जो बच्चे होते हैं, ये एज सबसे खतरनाक होती है. 10वीं 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स इस एज के होते हैं. सबसे खतरनाक एज होती है. बच्चे बागी हो जाते हैं, मतलब उनको कुछ नहीं सुनना है, ना पेरेंट्स की सुननी है, ना टीचर्स की सुननी है, किसी की नहीं.
बस उनको अपने फ्रेंड्स की सुननी है और उनको अपने मन का करना होता है। लेकिन कुछ बच्चे इस एज में बहुत ज्यादा मेच्योर भी हो जाते हैं, तो मैं सब बच्चों के बारे में बुरा नहीं बोल सकती, सारे बच्चे अच्छे होते हैं, बस किसी को गाइडेंस प्रॉपरली मिलती है तो वो सही डिसीजन लेते हैं, किसी को गाइडेंस नहीं मिल पाती है तो वो डिसीजन सही नहीं ले पाते। तो ये जो मिडिल पीरियड है, गर्मी स्टार्ट हो गई फिर से, ये जो मिडिल पीरियड है, इस मिडिल पीरियड में क्या बताया गया है कि बच्चे 15 to 17 ईयर्स के एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑलमोस्ट कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। 10वीं 11वीं 12वीं में आते आते तक आपके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं। आपको एकदम भरी भरी दाढ़ी आने लग जाती है, मूंछ आने लग जाती है, एडम्स एप्पल पूरा निकल जाता है, अंडर आर्म्स में आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस एज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। ओके और आपकी बॉडी की ग्रोथ अब धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब अब आपकी हाइट वगैरह बढ़ेगी तो बढ़ेगी, नहीं तो ज्यादा बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द अडल्ट स्टेचर, स्टेचर यानी कि बॉडी का पोस्चर, स्टेचर मतलब क्या होता है, बॉडी का हाइट, 95% ऑफ हाइट 15 से 17 साल के बीच उम्र तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद किसी किसी की हाइट बढ़ती है, नहीं तो इससे ज्यादा फिर किसी की हाइट नहीं बढ़ती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होना स्टॉप हो जाते हैं। आप पढ़ोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में ग्रोथ हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है। तो 95% डेवलपमेंट आपको 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में देखने को मिलती है। और क्या देखा जाता है इस फेज में, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी जो है, थिंकिंग बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अब आप हर चीज को 2 बार एनालाइज करते हो, ये अच्छा है मेरे लिए, ये बुरा है मेरे लिए, तो हर चीज को अब आप 2 बार सोचते हो। सो योर थिंकिंग बिकम्स मोर मैच्योर। कॉन्क्रीट थिंकिंग एंड अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस, अब आप स्ट्रेस हैंडल करने के लिए भी रेडी हो जाते हो, क्योंकि 10th का बोर्ड फिर 12th का बोर्ड, तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेस के लिए रेडी होना ही पड़ता है। तो यू बिकम रेडी टू हैंडल स्ट्रेस। ओके फिर और क्या बोला है, री-एस्टैब्लिशिंग ऑफ बॉडी इमेज, केपेबल ऑफ लॉन्ग रेंज थिंकिंग। री-एस्टैब्लिशिंग ऑफ बॉडी इमेज मतलब इस उम्र में आपके अंदर एक नया ऐसे एक्साइटमेंट आता है कि मेरा भी बॉडी होना चाहिए, मैं भी हेल्दी दिखना चाहिए, मेरी भी हाइट लंबी दिखनी चाहिए, मतलब मैं भी पतला मोटा जैसा भी है। अब आप अपने बॉडी के ऊपर भी ध्यान देना स्टार्ट करते हो। जब हम बच्चे रहते हैं तो हमको कुछ फर्क नहीं कर पड़ता है, कैसे भी दिखो, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, बट इस एज में ना स्पेशली कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे, अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं। ओके और आप अब दूर का सोचने लगते हो, केपेबल ऑफ लॉन्ग रेंज थिंकिंग, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हो कि अब मुझे 12th के बाद क्या करना है, अब मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। तो अब आप अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस के बारे में सोचने लगते हो। ओके सबके साथ ये हो रहा होगा क्योंकि आप इसी एज ग्रुप को बिलोंग करते हो। सेंस ऑफ लीडरशिप एंड ऑल पावरफुलनेस, अब आपके अंदर एक नया जोश जगता है, मतलब जब आप 15 से 17 साल की उम्र के बीच में रहते हो तो आपके अंदर एक नया जोश जागने लगता है कि मैं चाहूँ तो दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अच्छा लीडर बन सकता हूँ, अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ, अच्छा साइंटिस्ट बन सकता हूँ, अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता हूँ। अंदर एक पावर सी महसूस होने लगती है। सो दिस इज द एज वेर यू फील मोर मोटिवेटेड एंड मोर पावरफुल। ओके प्री ऑक्यूपाइड विथ रोमांटिक फैंटेसी, हाँ इस एज में बच्चे रोमांटिकली भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ देखी जा रही है। तो इस एज में बहुत सारे बच्चे मतलब रिलेशनशिप्स के बारे में सोचने लग जाते हैं, रोमांटिकली इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट माय पॉइंट इज कि लाइफ में हर एक चीज का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और हर चीज को एक प्रायोरिटी देनी चाहिए कि अभी मेरे लिए रोमांटिक रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है या करियर इंपॉर्टेंट है, अभी मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है या करियर इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज को एक कैटेगरी में फिक्स करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो मैं ये कभी नहीं बोलती कि रिलेशनशिप्स गलत होते हैं या रोमांटिक फीलिंग गलत होती है, वो फीलिंग भगवान ने बनाई है, वो फीलिंग नेचुरल है, भगवान एंड ऑल छोड़ दो, वो फीलिंग नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, आपके बॉडी में हॉर्मोन्स बन रहे हैं तो आप वैसा फील करोगे, आप अट्रैक्टेड फील करोगे, आप किसी को पसंद करोगे, एब्सोल्युटली नेचुरल है ये। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को ये बोलती हूँ कि किसी भी चीज को लेकर इतने ज्यादा हाइपर मत हो जाओ कि आगे जाके आपको पछतावा हो कि उस समय अगर मैंने पढ़ाई में ध्यान दे दिया होता तो आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर एक चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है, पर हर एक चीज के लिए एक टाइमिंग होता है। हर एक चीज की प्रायोरिटी सेट करो कि अभी मुझे ये नहीं करना है, अभी मुझे करियर पे ध्यान देना है, अभी मेरा करियर सेट हो गया है, अब मैं रिलेशनशिप पे ध्यान दूंगा। तो हर एक चीज का एक टाइम होता है, कुछ गलत नहीं होता है, कुछ सही नहीं होता है, एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर टाइम। ओके ऑल राइट। तो इस एज में यूजुअली रोमांटिक फीलिंग स्टार्ट होती है डेवलप होना।
ability testing to attract opposite sex, you get attracted towards opposite sex person, sometimes same sex person. peer group help defining behavioral code etc. peer group मतलब क्या होता है, सेम एज ग्रुप. peer मतलब क्या होते हैं, सेम एज के लोग. peer मतलब क्या होते हैं, सेम एज के लोग. जैसे सारे 12वीं के बच्चे आपस में, आपके बीच में कंपटीशन तैयार होता है, आप लोग आपस में मोटिवेटेड फील करते हो, एक दूसरे से पॉजिटिव कंपटीशन करते हो. कभी कभी ये कंपटीशन नेगेटिव भी हो जाता है जिसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं. तो इस एज में बहुत ज्यादा कंपटीशन, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वाली फीलिंग आती है. आई होप आपको समझ रहा है, ठीक है. ओके और अब आपके अडोलेसेंस का लेट पीरियड यानी कि लास्ट स्टेज जो है, ये 18 से 19 साल की उम्र के बच्चों में देखा जाता है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टोटल फिजिकल मैच्योरिटी, एस्टैब्लिश्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. मतलब इस एज में 18 से 19 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते, मतलब बोर्ड एग्जाम्स, 12वीं का बोर्ड एग्जाम देने के बाद 13वीं में जब आप पहुंचते हो, तब तक आपकी बॉडी फुल्ली डेवलप हो चुकी होती है और डेवलपमेंट उनमें बाकी रहता है. आपकी थिंकिंग मेच्योर हो जाती है. अब आप सब कुछ एकदम सोच समझ के डिसीजन लेते हो कि आगे मुझे बीएससी करना है, कि मुझे एग्रीकल्चर करना है, कि मुझे फार्मेसी करना है. आप बड़े बड़े डिसीजंस लेने लग जाते हो. सो इंटेलेक्चुअल एंड फंक्शनल आइडेंटिटी, यू थिंक फ्रॉम योर ब्रेन नॉट फ्रॉम योर हार्ट. अब अपना दिमाग इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हो. पीयर ग्रुप रेसिड्स इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल रिलेशनशिप. मतलब क्या बोला गया है हमको इधर पे कि पीयर ग्रुप, आपका जो सेम एज का ग्रुप होता है, हर एक सेम एज ग्रुप का हर एक की लाइफ में अलग अलग रोल प्ले होता है. यहाँ पर रिलेशनशिप का मतलब फ्रेंड्स का रिलेशनशिप, आपका आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप. तो इन चीजों के बारे में भी अब आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो. स्टेबल रिलेशनशिप एंड चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड रिलेशनशिप. मतलब आप बचपन में कैसे थे जब आप 10 साल के थे, 5 साल के थे, और अब आप 18 साल के हो गए हो, तो अब आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं. ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का रिलेशनशिप भी आपको अब महसूस होने लगता है कि हाँ यार, पहले मैं कितना स्टूपिड था, अब मैं कितना स्मार्ट हो गया हूँ, या मैं पहले स्मार्ट था अब स्टूपिड हो गया हूँ. कैसे भी कुछ भी देखो, बच्चे कभी स्टूपिड नहीं होते हैं, बस उनको गाइडेंस की कमी होती है. ओके तो लेट पीरियड में पूरी तरीके से सेक्सुअल मेच्योरिटी, फिजिकल मेच्योरिटी, मेंटल मेच्योरिटी हो जाती है. अब आप एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करते हो. अब आप देखते हो कि समाज में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे रिलेटिव्स में क्या हो रहा है, मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या उम्मीदें कर रहे हैं. तो अब आप हर चीज को दो तरीके से देखना स्टार्ट करते हो, पॉजिटिवली भी, नेगेटिवली भी. ओके सो दिस इज द लेट पीरियड. अब यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में कि एडोलेसेंस में फिजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं. ग्रोथ स्पर्ट अकर्स इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. ग्रोथ स्पर्ट मतलब क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ. ग्रोथ स्पर्ट का मतलब क्या होता है, एक मिनट, सेकेंडरी ग्रोथ. तो सेकेंडरी ग्रोथ हमको दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों में देखने को मिलती है एडोलेसेंस की एज में. मतलब 10 साल से लेकर 19 साल की उम्र तक के एज में हमको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, बॉयज और गर्ल्स दोनों में. क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, बॉयज की बॉडी में मसल्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, स्किन ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है, पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके शोल्डर्स ब्रॉड होने लग जाते हैं, आपकी वॉइस हैवी होने लग जाती है. बॉयज की वॉइस हैवी होने लग जाती है क्योंकि एडम्स एप्पल निकलने लगता है. डेवलपमेंट ऑफ अंडर आर्म एंड चेस्ट हेयर, आपके अंडर आर्म्स में, आपके चेस्ट में हेयर आने लग जाते हैं. प्यूबिक हेयर, आपके टेस्टिकल्स के बाजू में, आपके रिप्रोडक्टिव एरिया में हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. फेशियल हेयर, आपके चेहरे पे हेयर आने लगते हैं, दाढ़ी मूछ आने लगती है. एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड टेस्टिस, और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी एनलार्ज हो जाते हैं. इन गर्ल्स, और गर्ल्स में कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उनका ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है. वाइडनिंग ऑफ हिप, उनका हिप जो कमर वाला रीजन है वो भी थोड़ा थोड़ा ब्रॉड होने लगता है. जैसे बॉयज के शोल्डर बढ़ते हैं वैसे गर्ल्स का हिप रीजन बढ़ता है, क्योंकि नाउ फीमेल इज गेटिंग रेडी फॉर रिप्रोडक्शन. तो अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तो डिलीवरी करने के लिए हिप उनका बड़ा होना चाहिए, तभी चाइल्ड बर्थ आसान से हो सकता है. डेवलपमेंट ऑफ अंडर आर्म एंड प्यूबिक हेयर इन गर्ल्स ऑल्सो. एनलार्जमेंट ऑफ यूटरस एंड ओवरीज, तो गर्ल्स में भी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट देखा जाता है. नेक्स्ट क्या है फिजिकल चेंजेस में, सेक्सुअल डेवलपमेंट. तो इसमें क्या बताया गया है, सेक्स ऑर्गन्स मेच्योर, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ये मेच्योर हो जाते हैं जब आप एडोलेसेंस एज एंटर करते हो. मतलब 13 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स की जो एज होती है, प्यूबर्टी वाली जो एज होती है, इस एज में आपके सेक्स ऑर्गन्स मेच्योर होते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं. आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर बढ़ती है. किसके वजह से बढ़ती है सेक्सुअल डिजायर, क्योंकि आपके बॉडी में अल्डोस्टेरॉन रिलीज हो रहा है. अल्डोस्टेरॉन दो टाइप के होते हैं, मेल्स में कौन से अल्डोस्टेरॉन होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन. मेल्स के अंदर कौन सा अल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरॉन. और फीमेल में कौन सा अल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये
ये हार्मोन्स के वजह से, मतलब अडल्ट हार्मोन्स की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन, ये अडल्ट हार्मोन्स की वजह से आपके अंदर अलग अलग फीलिंग्स आना स्टार्ट होती है। ओके, तो सेक्सुअल डिजायर यानी कि रोमांटिक फीलिंग, इरेक्शन ऑफ पेनिस इन बॉयज, बॉयज सेक्सुअली जब किसी से अट्रैक्टेड हो जाते हैं या उनके अंदर जब सेक्सुअल डिजायर जागता है तो उनका पेनिस इरेक्ट हो जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। Sperm production starts after puberty in boys. They start ejaculating after copulation. Ovulation takes place in girls. Girls के अंदर menstrual cycle start होता है, उनके ओवा रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, मतलब धीरे धीरे करके सेक्सुअल मेच्योरिटी आने लग जाती है प्यूबर्टी की एज में। और नेक्स्ट क्या बताया गया, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस क्या देखे जाते हैं। दिस इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग ओन आइडेंटिटी। इस उम्र में, ये जो एज है ना 13 साल से 19 साल की उम्र जो होती है, इस एज में आपके अंदर एक ऐसा जोश आता है कि अब मुझे लाइफ में कुछ प्रूव करके दिखाना है। तो इट इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग ओन आइडेंटिटी, आपको खुद की पहचान बनाने का जोश आ जाता है। आप अलग अलग सपने देखने लगते हो, फैंटेसी मतलब अलग अलग ड्रीम्स देखना, आप दिन में सपने देखते हो, डे ड्रीमिंग। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, कुछ कुछ बच्चे जिनको घर में अटेंशन नहीं मिलता है वो इस एज में नेगेटिव हो जाते हैं और उनको हर जगह से फिर अटेंशन चाहिए होता है। कभी कभी ये लोग अटेंशन पाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा काम करते हैं, खुद को चोट पहुंचाना, किसी और को चोट पहुंचाना। तो ये अटेंशन सीकिंग थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट ये बिहेवियर आपको प्यूबर्टी की एज में देखने को मिलता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, फुल ऑफ एनर्जी, आप इमोशनली बहुत फ्रजाइल होते हो इस एज में, मतलब आप कभी खुश, कभी दुखी, कभी उदास, कभी एक्साइटेड, ऐसे अलग अलग चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। आप इस एज में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं, रैपिड मूड चेंजेस, अभी मैंने बोला ना कि इस एज में बहुत ज्यादा मूड बदलता है। मतलब फैमिली के साथ आपके झगड़े होते हैं, कभी आप बहुत खुश होते हो, आपके आपका ग्रुप कैसा है, बिहेवियरल कोड मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस बाय द पीयर ग्रुप, आपका ग्रुप कैसा है उसके हिसाब से आपके चाल चलन बदल जाते हैं, आप अपने ग्रुप के हिसाब से चेंज हो जाते हो, आपकी बॉडी में, आपके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आप खुद के बारे में नई नई चीज जानते हो। ओके, एंड इवेल्युएशन, आप खुद को अब इवेल्युएट करना स्टार्ट करते हो कि नहीं मैं इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ तो इसमें मुझे करियर नहीं बनाना चाहिए। हाँ, मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है तो मैं फोटोग्राफी में करियर बना सकता हूँ, मुझे आर्किटेक्चर बहुत पसंद है, मुझे ड्राइंग्स बनाना बहुत पसंद है तो मैं आर्किटेक्ट कर सकता हूँ, मुझे फार्मिंग करने में बहुत मजा आता है, पेरेंट्स को फार्मिंग देखते हुए बहुत मजा आता है तो मैं आगे एग्रीकल्चर कर सकता हूँ। तो मतलब आप खुद को समझ रहे हो, आप खुद की पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हो। फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिलेशनशिप, मतलब न्यू फ्रेंडशिप बनाना, न्यू लोगों से मिलना, ये भी इस एज में सबसे ज्यादा होता है। एंड पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर मतलब क्या होता है, सेम एज ग्रुप में कंपटीशन तैयार हो जाता है और उसके वजह से जो आपके ऊपर प्रेशर आता है, पॉजिटिव प्रेशर भी हो सकता है, नेगेटिव प्रेशर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि फैमिली का कैसा सपोर्ट है। ओके, ऑल राइट, अब देखो मेंटल हेल्थ एंड एडोलेसेंस के बारे में क्या बताया गया है कि जब आप बढ़ते हो, जब अभी आप जिस एज में हो तो इस एज में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए और आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो, गवर्नमेंट ने आपके सिलेबस में ये चैप्टर 12th में ही क्यों डाला, क्योंकि आपकी एज परफेक्ट है ये चीजें समझने के लिए, आप इस फेज में हो तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ओके, many of the emotional and social changes have implication on the mental health. implication मतलब क्या होता है, इफेक्ट, implication का मतलब क्या होता है, इफेक्ट। तो इस एज में इमोशनल और सोशली बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसका आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। मतलब समझो फैमिली में अगर कोई हादसा हो जाए तो आप इमोशनली वीक हो जाते हो, या सोसाइटी में जैसे इस साल कोरोना वायरस के वजह से बहुत सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस एकदम डीमोटिवेट हो चुका है। 12th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड्स के स्टूडेंट है, 10वीं के बोर्ड्स के जो स्टूडेंट है वो एकदम डीमोटिवेट हो चुके हैं कि शी इतनी मेहनत करके भी एग्जाम ही नहीं हो रहे, कब होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये जो स्ट्रेस है ये आपको लॉन्ग लाइफ तक आपके साथ रहेगा। ओके, most of the mental health issues that people confront as adults begin to appear in adolescence, और ज्यादातर मेंटल इश्यूज जो जो ह्यूमन फेस करते हैं वो इसी एज में देखा जाता है कि इसी एज में सबसे ज्यादा मेंटल इश्यूज बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। द मेंटल हेल्थ इम्प्लीकेशन इंक्लूड्स, देखो मेंटल हेल्थ में क्या क्या आता है, आप अभी क्या क्या फील कर रहे हो, कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन है आपके अंदर, क्या करें क्या ना करें, कैसे ना करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बहुत कंफ्यूजन है। इरिटेशन, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना। मूडीनेस, मतलब कभी भी मूड बदल जाता है, खुश, उदास, गम, कभी भी मूड बहुत बदलता है। फ्रस्ट्रेशन, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। नौशिया, कभी कभी इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उल्टी की फीलिंग होती है।
लेस कंसंट्रेशन, जो बच्चे बोलते हैं ना मैम हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमारा कंसंट्रेशन नहीं लगता है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि आपके बॉडी में ऐसे ऐसे हार्मोन्स बन रहे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को हमेशा यही बोलती हूँ कि इस एज में थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, थोड़ा योगा करना स्टार्ट करो, फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा क्योंकि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। नेगेटिव थॉट्स से जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। हाइपर एक्टिविटीज, मैं इस एज में मतलब जब मैं 11th-12th में थी मैं बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव थी, मतलब मैं इतने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी, इतना ज्यादा बिजी रहती थी कि मुझे बाकी कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता था। एंगर, बहुत जल्दी गुस्सा आता है इस एज के बच्चों को, विच इज नॉर्मल, लेकिन गुस्सा कब दिखाना है, कहाँ दिखाना है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इफेक्ट्स ऑन लाइफस्टाइल्स लाइक ओबेसिटी, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आके खाने लग जाते हैं तो उनका बॉडी वेट बढ़ जाता है, तो उसके वजह से ओबेसिटी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग पीयर प्रेशर में आके, मतलब जिन बच्चों के बड़े बड़े दोस्त होते हैं तो उनका देख देख कर, उनका कॉपी कर करके बच्चे, मतलब आप लोग सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हो, अल्कोहल ट्राई करना स्टार्ट कर देते हो, जिसकी वजह से आपको एडिक्शन लग जाता है, आपको लत लग जाती है, विच इज नॉट एट ऑल गुड। मैं इन चीजों के सख्त खिलाफ हूँ, आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट दिस, ओके। तो ओबेसिटी, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में खाते हैं, जैसे मैं भी स्ट्रेस में बहुत खाती हूँ चॉकलेट। फिर एडिक्शंस, लत लग जाना, एक्सीडेंट्स, ध्यान नहीं होगा, ध्यान भटका हुआ है, आप रोड पे क्रॉस कर रहे हो पर आप कुछ और सोच रहे हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। लीडिंग टू इल हेल्थ, आपकी तबीयत खराब हो जाती है स्ट्रेस के वजह से। ऑल दीज आर नॉर्मल। तो इसका इलाज क्या है आगे हम पढ़ेंगे, इसके उसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। द मेंटल इलनेस इज in fact is in terms of different forms of depression like insomnia and loss of energy। बहुत बार क्या होता है, बच्चे इतने ज्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब उनको अब कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, उनकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो हमेशा सुस्त फील करते हैं। तो बच्चों, मैं सारी प्रॉब्लम समझती हूँ क्योंकि मैं भी इन प्रॉब्लम से गई हूँ और आप लोग इन प्रॉब्लम से जा रहे हो, लेकिन इसका एक ही इलाज है, जितना हो सके उतना ना आप बाहर के सोशल ग्रुप से दूर रहो, बाहर के नेगेटिव ग्रुप से दूर रहो, जितना हो सके उतना अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों से मिलो, फैमिली मेंबर्स से बात करो, मम्मी पापा भाई बहन से बात करो, जितना हो सके उतना फैमिली में इन्वॉल्व रहो, जितना आप फैमिली में इन्वॉल्व रहोगे ना उतने आप पॉजिटिव थॉट से दूर रहोगे। कभी कभी कुछ कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं तो उनसे बात करो, उनसे मिलो, लेकिन जितना हो सके उतना पॉजिटिव ग्रुप बनाओ, ओके। तो आगे देखो क्या बोला गया है। Thus, mental illness or disorders or unfavorable changes is associated with psychological और behavioral manifestation। मतलब आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में, आपके बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं वो मेंटल इलनेस के अंडर आते हैं। बिहेवियर मैनिफेस्टेशन यानी चेंजेस इन द बिहेवियर, दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज आइदर साइकोसिस और न्यूरोसिस। देखो दो तरीके का मेंटल चेंज देखा जाता है, या तो एक साइकोसिस होता है या तो न्यूरोसिस होता है। साइकोसिस मतलब क्या, साइकोसिस इंक्लूड डेल्यूजन्स, डेल्यूजन्स मतलब भ्रम, ऐसे मतलब हेलुसिनेशन, आप जो सोचते हो आपको लगता है ऐसा ही हो रहा है, नेगेटिव सोचेंगे तो लगता है नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो लगता है पॉजिटिव होता है। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है आपने? नहीं, मुन्ना भाई नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें संजय दत्त को कैसे महात्मा गांधी जी दिखने लगते हैं, बराबर ना, याद है वो मूवी? वो इतना पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि उनको महात्मा गांधी दिखने लगते हैं, तो वो एक्चुअली उनका हेलुसिनेशन रहता है, वो इतना सोचते हैं उनके बारे में कि उनको लगता है सच में रियलिटी है। तो ये सारे कंफ्यूज्ड स्टेजेस है, ये साइकोटिक प्रॉब्लम होती है, ये मतलब आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। तो साइकोसिस में डिल्यूजन्स होते हैं, मतलब भ्रम होते हैं, जो नहीं हो रहा है फिर भी ऐसा लगता है कि ये हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि ये सपना देख रहा था मैं सोते समय या मेरे साथ ऐसा सच में हुआ, हम कंफ्यूज हो जाते हैं रियलिटी और ड्रीम के बीच में। हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन मतलब भ्रम होना, ऐसा लगता है कि ये तो मैंने सोचा था और ये अभी हो गया, ऐसे मतलब कंफ्यूजन होता है, सामने जो नहीं हो रहा है वो भी दिखाई देता है। डिस्टर्बेंस, इधर स्पेलिंग रॉन्ग है, इधर यू आर आएगा। डिस्टर्बेंस इन द थिंकिंग प्रोसेस, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी चेंज हो जाती है, आपको ऐसा लगता है मैं क्या सच सोच रहा हूँ और क्या सपना देख रही हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो द साइकोसिस लीड टू, और अगर ये साइकोसिस का आपने अर्ली ट्रीटमेंट नहीं लिया, अगर आपने अर्ली स्टेज पे साइकेट्रिस्ट कंसल्ट नहीं किया, तो इसके वजह से अल्जाइमर्स डिजीज हो सकते हैं। इट कैन लीड टू अल्जाइमर्स डिजीज, शिजोफ्रेनिया, डिप्रेसिव साइकोसिस एटसेट्रा एटसेट्रा। अल्जाइमर्स डिजीज, शिजोफ्रेनिया, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, जिसमें आप चीजों को भूलने लग जाते हो, आपकी मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे अलग अलग डिजीजेस है
जो आपके मेंटल कैपेसिटी से रिलेटेड है, मेंटल थिंकिंग से रिलेटेड है। ओके, एमनेशिया और लॉस ऑफ मेमोरी, बुलिमिया, एक्सट्रीम ओवर इंडल्जेंस इन फूड। एमनेशिया मतलब क्या होता है, याददाश्त खो जाना। बुलिमिया मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा खाते हो, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए इतना खाते हो कि आप मोटे हो जाते हो, मतलब ओबेसिटी हो जाती है। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब क्या होता है, ये सब कॉमा डालो। एंग्जाइटी मतलब क्या होता है, फियर और अप्रीटेंशन, मतलब कि आपको हमेशा डर लगा रहता है, ये सही है ये गलत है, ये अच्छा है ये बुरा है, क्या है, मैंने अच्छा किया कि नहीं किया, मतलब हर चीज को लेके नर्वस होना, दैट इज एंग्जाइटी। एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी कि इमोशनल अवर्जन टू फूड, मतलब कि इमोशन, आप फूड को लेके बहुत ज्यादा ऐसे इमोशनल हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि बस फूड ही एक सोल्यूशन है, एंड दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिसऑर्डर। कभी कभी माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, वो बहुत खाना खाता है, बट ये एक साइन है डिप्रेशन का, ये एक साइन है मेंटल डिसऑर्डर का। लिमिट से ज्यादा खा रहे हो मतलब स्ट्रेस का सिम्टम है। ओके, depression, that is sadness, inactivity, reduced to enjoy life, you become weak, you become physically inactive. So all these are examples of mental disorders. Neuroses include schizophrenia, illusions, hallucination, etc. तो ये सारे न्यूरोसिस के केस में आते हैं। तो साइकोसिस और न्यूरोसिस एक्चुअली अलग नहीं है, ये दोनों के दोनों मेंटल इलनेस से रिलेटेड है। कुछ इलनेस हार्मोन प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है और कुछ इलनेस आपके थिंकिंग पे डिपेंड करती है। तो आपको अगर लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करो, कोई फेवरेट दीदी भैया होंगे उनसे बात करो, बात करने से बहुत सारी चीजें अपने आप हल्की हो जाती है। ओके, और हमारे ज्ञान लैब के भी जो बच्चे हैं वो हमको टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं जब उनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो अगर मैं तुरंत रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो बाद में हम रिप्लाई देते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे वजह से अगर आपका थोड़ा सा भी स्ट्रेस कम हो तो आपकी मतलब जितना हो सके हम उतनी आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ओके, आगे क्या बताया गया लास्ट में, अडोलेसेंस इज दस कैरेक्टराइज्ड। तो ये सारे फेजेस कहाँ देखे जा रहे हैं, 13 साल से 19 साल के बीच की एज में ये सारे फेजेस ऑब्जर्व होते हैं। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर ऑफ कॉग्निटिव, इमोशनल, बिहेवियरल, फिजिकल एंड एटीट्यूडिनल चेंजेस। कॉग्निटिव मतलब कंटिन्यूअस, तो ऐसे अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको इस एज के बच्चों में, which may lead to positive personality development depending upon the relation with parents or to other conditions to conflicts to others side। मतलब क्या बोला गया है, अगर आपका आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ अच्छा रिलेशन है तो आपके अंदर पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप होगी। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, अगर आपको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, अगर आपका फ्रेंड्स ग्रुप अच्छा नहीं है तो आपके अंदर नेगेटिव ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। ये वो एज है जहां पर बॉडी में सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं, मेंटली चेंजेस होते हैं। ओके, इन फैक्ट दे व्यू देयर फ्रेंड्स पीयर ग्रुप मोर इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल देन देयर पेरेंट्स। इस एज में ऐसा लगता है कि अपना दोस्त ही सही है और अपने पेरेंट्स स्टूपिड है, पेरेंट्स जो भी बोलेंगे वो गलत और दोस्त जो भी बोलेगा वो सही। इस एज में ऐसा फील होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। लेकिन इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना हो सके उतना अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहना चाहिए। दिस में लीड टू, कहाँ गया मेरा मार्कर, हाँ, दिस में लीड टू वेरियस काइंड्स ऑफ एडिक्शन। और इसी की वजह से क्या होता है, जब आपको लगता है आपके फ्रेंड्स सही हैं तो आप उनके जैसे काम करने लगते हो, मतलब आप उनके जैसे स्मोकिंग सीख जाते हो, ड्रग्स सीख जाते हो, अगर नेगेटिव फ्रेंड्स है तो। और अगर पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं तो वो आपको अच्छा अच्छा मोटिवेट करेंगे कि देख ऐसा मत कर, ऐसा कर, ऐसा करेगा तो अच्छा होगा। तो बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, बस आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। और ट्रीटमेंट क्या है मेंटल इलनेस का, ट्रीटमेंट ऑफ सच डिसऑर्डर्स शुड बी प्रेफरेंशियली विथ नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, APPROACH, ए आएगा इधर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। देखो ये जो डिप्रेशन वाले केसेस होते हैं, मेंटल इलनेस वाले केसेस होते हैं, स्पेशली यंग एज ग्रुप में, मतलब आपके एज ग्रुप में, आप लोगों को ज्यादातर मेडिसिन लेने के लिए जरूरी नहीं होता है, मतलब आपको मेडिसिन से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, आपसे बातचीत करनी चाहिए डॉक्टर्स को, आपके पेरेंट्स को। और ये ना आपके पेरेंट्स की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी आपकी। आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि देखो मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं, पापा मुझसे बात करो। आप जब तक अपने पेरेंट्स को नहीं बोलोगे ना बेटा, आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए कि कभी कभी उनका ध्यान नहीं जाता है आपके ऊपर, लेकिन आप उनको बोलो सामने से कि देखो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। आप हेल्प मांगोगे ना, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि हाँ आप प्रॉब्लम में हो। पर आप बोलोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। सो स्पीक, लर्न टू कम्युनिकेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रेकमेंडेड एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस अंडर मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम MHGAP। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग ट्रीटमेंट्स हमको बताए हैं कि बच्चों की तबीयत को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए उनको मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनसे इंटरैक्टिव ट्रीटमेंट देना चाहिए। समझ में आया है सबको? तो देखो इधर पे ये एक लास्ट ऑलवेज रिमेंबर वाले बॉक्स में हमको क्या बताया गया है। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है अभी के एज में, मैं ये आपको बता रही हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, अवॉइड लुकिंग एट योर पेरेंट्स एज द एनिमी। सबसे पहली बात तो अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन समझना छोड़ दो, आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट योर पेरेंट्स आर ह्यूमन बीइंग्स विद देयर ओन नीड्स एंड फीलिंग्स। ये जैसे आप इंसान हो, जैसी आपकी फीलिंग्स होती है, वैसे ही आपके पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग्स है, उनकी भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, उनकी भी कुछ फीलिंग्स है। तो जैसे आप उनसे उम्मीद करते हो वैसे वो भी तो आपसे उम्मीद रख सकते हैं ना। तो अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन मत समझो, सोचो कि क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं। ओके, लिसन टू योर पेरेंट्स विद एन ओपन माइंड। मैं भी बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो उस टाइम पे जो बोल रहे थे इट वॉज इम्पोर्टेंट, इट वॉज राइट फॉर मी। हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते। तो ट्राई टू लिसन टू योर पेरेंट्स, दिमाग को खोलकर अपना गुस्सा साइड में रख के माइंड ओपन करके अपने पेरेंट्स की बात को सुनो एंड ट्राई टू सी देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नजरिया समझने की कोशिश करो। शेयर योर फीलिंग्स विथ योर पेरेंट्स। सारी फीलिंग्स शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, स्कूल कॉलेज में कोई फ्रेंड्स परेशान कर रहे हैं, एग्जाम को लेकर स्ट्रेस है, पैसे को लेकर स्ट्रेस है, ग्रुप को लेकर स्ट्रेस है, बोलो मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, मामा से, मौसी से, किसी से भी बोलो, पर बोलो। ओके, शेयर योर फीलिंग्स विथ योर पेरेंट्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड यू बेटर। क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करोगे तो वह आपको बेटर नहीं समझ पाएंगे। लिव अप टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझो और उसको पूरी करो। ओके, एंड लिव अप टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम एंड इन स्कूल so that your parents will be more inclined to grant you the kind of independence you want and need। देखो सिंपल सा फंडा है, आप अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हो जाओ, आप अपना स्कूल का काम, अपना घर का काम टाइम से खत्म करो, तो आपके पेरेंट्स को भी रियलाइज होगा कि हाँ अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, वो अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है, तो आपके पेरेंट्स भी आपको इंडिपेंडेंस देंगे। बच्चों को सिर्फ फ्रीडम चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। रात को देर देर तक घूमना है, फोन यूज करना है, इंटरनेट चाहिए, लेकिन काम कुछ नहीं करना है। हल्का सा घर पे बोल दिया झाड़ू लगा दो तो गुस्सा आ जाता है, बोल दिया पढ़ाई कर लो तो गुस्सा आ जाता है। ऐसे थोड़ी होता है, दोनों हाथ में घी नहीं मिल सकती, दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिल सकते। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ तो पेरेंट्स आपको फ्रीडम देंगे, और फिर आप भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। बोल्स्टर योर क्रिटिसिज्म्स ऑफ फैमिली, स्कूल एंड गवर्नमेंट विद सजेशंस फॉर प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट्स। बोल्स्टर योर क्रिटिसिज्म्स मतलब क्या होता है कि जब आपके फैमिली वाले आपको फीडबैक देते, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, फीडबैक। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, फीडबैक। फीडबैक मतलब अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको सलाह देना, या जैसे देखो आप लोग हमको कैसे वीडियो में बताते हो कमेंट करके कि मैम आज का लेक्चर अच्छा था लेकिन अगर ऐसा करते तो और अच्छा लगता, तो हम आपके ऊपर चिल्लाते नहीं है, हम उस इम्प्रूवमेंट को करने की कोशिश करते हैं। जो पॉसिबल है वो करो, जो पॉसिबल नहीं है ठीक है उसको जाने दो। तो जितना हो सके उतना क्रिटिसिज्म्स को पॉजिटिवली लो। जब भी आपको कोई इंसान कुछ बोलता है तो उसको नेगेटिव तरीके से मत देखो, पॉजिटिवली लो, क्रिटिसिज्म फीडबैक को पॉजिटिवली लो। ओके, तो बोल्स्टर करना यानी कि अपने अंदर इम्प्रोवाइजेशन करना। Be as courteous and considerate to your own parents as you would be to the parents of your friends। यहाँ पर courteous और considerate मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टेबल। अपने पेरेंट्स को उतनी ही रिस्पेक्ट दो जितनी जब आप अपने दोस्त के घर पे जाते हो तो उनके पेरेंट्स को देते हो। आप जब अपने दोस्त के घर पे जाते हो और जब आंटी आपको चाय देती है, चाय अगर ठंडी रहेगी या उसमें थोड़ा कम शक्कर रहेगा तो क्या आप आंटी को चिल्लाने लगते हो? नहीं। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट करो जैसे आप अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स से बात मत करो, क्योंकि फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ अपन सब शेयर नहीं करते हैं, लेकिन जितनी रिस्पेक्ट आप अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स को देते हो उतनी रिस्पेक्ट आप अपने पेरेंट्स को भी दो, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपकी परवरिश की है। तो बस इस पार्ट में मुझे इतना ही बोलना था। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगी पूरा ये चैप्टर खत्म करने की। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक कर दो,
अभी तक फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? फटाफट शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्ञान लैब चैनल के साथ बने रहो, पढ़ते रहो। एग्जाम का टाइम टेबल ऑलमोस्ट आ चुका है। एग्जाम कभी भी हो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ाई चालू रखनी है ताकि एग्जाम जब भी हो हम बोल सके यस वी आर रेडी। हमको अंजलि मैम ने, अजय सर ने बहुत हेल्प किया है। ज्ञान लैब चैनल की मदद से हम फिजिक्स और बायो में टॉप करके आएंगे। मुझे सारे स्टूडेंट्स का ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हम यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है? चलिए मिलते हैं जल्दी। सेमी प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो उसकी भी मेहनत करते रहो, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाओ और ज्ञान लैब सर्च करो और ग्रुप ज्वाइन करो। वहां पर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।